We are starting with chapter place of supply. Now the question is, why do we need to know place of supply? We need to know place of supply because it is the place of supply only which will help me to know which liability of GST has arisen. Whether it is CGST, SGST, UTGST और IGST. कौन सी GST की लायबिलिटी मुझे डिस्चार्ज करनी है, मुझे क्या पे करना है, मुझे अपनी बिल पे क्या लगाना है, CGST, SGST लगाना है, CGST, UTGST लगाना है, मुझे IGST लगाना है, ये बात किससे पता चलती है? प्लेस ऑफ सप्लाई से। मैं पूरे अगर प्लेस ऑफ सप्लाई को बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में अगर बात करूं तो इसका मतलब यह है कि अगर प्लेस ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट है, फिर से रिपीट करता हूं अपनी लाइन को, प्लेस ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट है तो इसे कहा जाता है इंट्रा स्टेट, और लेकिन अगर प्लेस ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट है तो उसे कहा जाता है इंटर स्टेट। इनफैक्ट मुझे दोनों चीज समझनी है, प्लेस ऑफ सप्लायर भी, दूसरा प्लेस ऑफ सप्लाई भी। चैप्टर का नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई, ऑल्दो विल गेट टू लर्न बोथ द थिंग्स। प्लेस ऑफ सप्लायर किसे कहते हैं और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, ठीक है? ये बात मतलब इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी व्हेन वी अंडरस्टैंड दीज टू टर्म, प्लेस ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। जब मैं ये बात कहता हूं तो बच्चों के मन में ये बात आती है कि प्लेस ऑफ सप्लायर का तो मतलब ये हो गया कि सप्लायर कहां का है, और प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब हो गया माल कहां पे पहुंच रहा है। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें पढ़ने जैसा क्या होगा। लेकिन ध्यान दीजिए, कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती है जहां पे सप्लाई कहां पे हो रही है ये कहना बड़ा डिफिकल्ट है। लॉ शायद उन डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। मैं एक सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, जरा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए और जरा सोचिए कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। आप फ्लाइट में स्टेट ए में चढ़ते हो, आप फ्लाइट में कहां चढ़ते हो? स्टेट ए में। जब फ्लाइट उड़ रही थी और स्टेट बी के ऊपर से जा रही थी तो आपने एयर होस्टेस से बोला कि मुझे एक कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए या फ्रूट जूस दे दीजिए, ठीक है? स्टेट बी में जब फ्लाइट थी, स्टेट बी के ऊपर से उड़ रही थी, तो आपने एयर होस्टेस को बोला मुझे फ्रूट जूस दे दीजिए। उन्होंने क्या किया, एयर होस्टेस ने आपको फ्रूट जूस पकड़ाया। जब तक उन्होंने पकड़ाया तब तक फ्लाइट स्टेट सी के ऊपर से थी, मतलब वो स्टेट सी में उड़ते उड़ते स्टेट सी के ऊपर आ चुकी थी। जब आपने फ्रूट जूस पिया तो स्टेट डी आ चुका था, क्योंकि आप फ्लाइट में बैठे हो, जब तक पिए तब तक देख रहे हो दूसरा स्टेट है, स्टेट डी आ गया और स्टेट ई में आप उतर जाते हो। मतलब ऐसे समझो कि राजस्थान में फ्लाइट में चढ़ते हो, यूपी के ऊपर जब फ्लाइट उड़ रही है तो एयर होस्टेस से कहा जूस पकड़ाओ। जब फ्लाइट बिहार के ऊपर से जा रही थी तो उन्होंने जूस पकड़ाया, ठीक है? और जब आपने पिया तो उस समय स्टेट था मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र स्टेट में आप उतर जाते हो। तो ये जो जूस की सप्लाई हुई वो कहां पे हुई? व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ दैट जूस? यू डोंट हैव टू आंसर, आपको आंसर नहीं करना। मैं आपके दिमाग में एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं कि प्लेस ऑफ सप्लाई इतनी आसान चीज नहीं है कि माल कहां पे सप्लाई हुआ मैं कह सकता हूं। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी है जहां पे सप्लाई कहां पे हो रही है ये बात कहना बड़ा डिफिकल्ट हो जा रहा है। डिड यू गेट माई पॉइंट? तो प्लेस ऑफ सप्लाई में वो इंटायर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, हर वो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी जो मेरे दिमाग में चल रही है। जैसे मान लीजिए मैं यूपी का हूं, मैं हूं सप्लायर एंड आई एम फ्रॉम यूपी। जो मेरा कस्टमर है वो भी यूपी का है। उसने मुझसे कहा कि कुछ माल भिजवाना है राज अग्रवाल जी बिहार में। ध्यान दीजिए, कस्टमर यूपी का ही है, मैं भी यूपी का ही हूं। वो मुझे ऑर्डर देता है, कहता है बिल बना के मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरा माल बिहार पहुंचाना है। तो अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? कस्टमर तो यूपी का ही है लेकिन माल पहुंचवा रहा है बिहार में। अनसमत कीजिए, अभी आप कर भी नहीं पाएंगे। इन सब सिचुएशंस को भी हम यहां पे डिस्कस करेंगे।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्लेस ऑफ सप्लाई जानना है, प्लेस ऑफ सप्लाई जाननी है, और इससे मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सी जीएसटी की लायबिलिटी लगनी है, क्योंकि जो भी ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट है वहां पे लगना है सीजीएसटी ऑब्लिक एसजीएसटी, बट इन केस द ट्रांजेक्शन इज इंटर स्टेट विल हैव टू चार्ज आईजीएसटी। प्लीज कम। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न द फॉलोइंग। क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों बात कर रहे थे, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स पढ़ेंगे, फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज के केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होता है, गुड्स के केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होता है। हो गया ये काम। अब प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ना है। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाईज विद इन इंडिया, और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। Place of supply of services, supplies within India. Place of supply of services imported और exported. मतलब place of supply of goods के लिए जब पढ़ेंगे तो एक within India वाला पढ़ेंगे और एक import export वाला पढ़ेंगे। फिर जब place of supply of services पढ़ेंगे तो फिर एक बार within India वाला पढ़ेंगे, फिर import export वाला पढ़ेंगे। तो हमें क्या क्या पढ़ना है? सप्लायर के केस में दो डेफिनेशन, एक सप्लायर फॉर गुड्स और दूसरा सप्लायर फॉर सर्विसेज। और फिर जब हम बात करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई की, तो प्लेस ऑफ सप्लाई में क्या करेंगे? चार चीजें पढ़ेंगे। गुड्स में विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया, ठीक है, और फिर सर्विसेज में भी विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट। चलिए शुरू करिए, देखिए अब क्या है आगे। लोकेशन ऑफ द सप्लायर इन प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्रिंसिपली एसेंशियल टू डिटरमिन वेदर द सप्लाई इज इंटर स्टेट और इन इंट्रा स्टेट सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर इन प्लेस ऑफ सप्लाई क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे मुझे यह पता चलता है कि एक ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट है या फिर इंट्रा स्टेट है। वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन द सेम स्टेट, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में है या फिर सेम यूनियन टेरिटरी में है, तो सप्लाई को क्या बोला जाता है? इंट्रा स्टेट। लेकिन अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अलग अलग स्टेट है तो उसे कहा जाता है इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर-स्टेट सप्लाई इन एनी अदर केस। इन एनी अदर केस का मतलब डिफरेंट स्टेट्स अगर हो गया तो, ठीक है। लेकिन सिर्फ डिफरेंट स्टेट को ही नहीं कहा जाता, ध्यान दीजिएगा। सेम स्टेट है, यहां पे क्या बोल रहा था? सेम स्टेट है तो उसे इंट्रा स्टेट कहा जाएगा। अदरवाइज सेम स्टेट नहीं है तो इंटर स्टेट कहलाएगा। तो अदर केस का मतलब क्या है? डिफरेंट स्टेट और आउटसाइड कंट्री भी, मतलब स्टेट के बाहर या फिर देश के बाहर, सब यहां पे क्या कहलाता है? इंटर स्टेट, ठीक है। आउटसाइड स्टेट और आउटसाइड कंट्री, याद रहेगी ये बात। विद इन स्टेट इंट्रा स्टेट, आउटसाइड स्टेट इंटर स्टेट, आउटसाइड कंट्री वो भी इंटर स्टेट। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस को भी क्या बोला जाता है? इंटर स्टेट ही बोला जाता है, और उस पर भी लगता है आईजीएसटी। कोई तकलीफ किसी को? इलस्ट्रेशन 1, वेदर इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, बस ये बताना है आपको। एक सिंपल कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। सेम स्टेट का लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों हो जाए, सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट हो जाए तो बोलिएगा इंट्रा स्टेट। अगर अलग अलग स्टेट हो जाए तो बोलिएगा इंटर स्टेट, ठीक है। आपसे पूछा यह जा रहा है कि इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है, और साथ में आप ये भी बताइएगा टैक्स कौन सा लगेगा, ठीक है। इंटर स्टेट में आईजीएसटी और इंट्रा स्टेट होगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी। केरला का सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई बिहार, इंटर स्टेट है भाई साहब, आईजीएसटी लगेगी। पौंडीचेरी से पौंडीचेरी, पौंडीचेरी से पौंडीचेरी इंट्रा स्टेट हो गया, ठीक है। ये इंट्रा स्टेट हो गया और इस पे क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस, यहां पे बीच में प्लस का साइन लगा ले, प्लस पुट जीएसटी। पीयूडी स्टैंड्स फॉर पौंडीचेरी, ठीक है। एसजीएसटी कह लीजिए या फिर पुंड जीएसटी, ठीक है ना। मतलब बेसिकली हम बोलते तो ऐसे है ना, सीजीएसटी लगेगा प्लस एसजीएसटी लगेगा, लेकिन ये एसजीएसटी अगर यूपी वाला है तो इसको यूपी जीएसटी कहा जाता है। अगर ये बिहार वाला है तो ये बिहार जीएसटी कहलाता है,
ठीक है, एसजीएसटी का हर स्टेट में अपना अलग अलग नाम है, मतलब एसजीएसटी हम बोलते जरूर है, लेकिन अगर हम यूपी में है तो उस जीएसटी एसजीएसटी का मतलब यूपी जीएसटी है, और जब हम बिहार में है तो उसका नाम बिहार जीएसटी है। इट्स नॉट द सेम एज जीएसटी एवरीवेयर। ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया पुट जीएसटी। पुट जीएसटी बोल लीजिए, एसजीएसटी बोल लीजिए, ये स्पेसिफिक नाम हो गया उसका। चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ तो सीजीएसटी प्लस यूटी जीएसटी, अगेन दिस इज एन इंटर स्टेट। चंडीगढ़ से पंजाब इंटर स्टेट हो जाएगा आईजीएसटी। चंडीगढ़ से दमन दीव भाई दूसरी जगह हो गया इंटर स्टेट आईजीएसटी। गोवा से गोवा इंटर स्टेट हो गया, तो सी क्या लगेगा यहां पे, अरे बच्चों सीजीएसटी, सीजीएसटी इसको सही करो, सीजीएसटी, सीजीएसटी लगेगा प्लस गोवा जीएसटी। गोवा जीएसटी कह लीजिए या एसजीएसटी कह लीजिए। ठीक है, कर्नाटका एंड एससीजेड टू कर्नाटका एंड नॉन एससीजेड। चलिए पहले एससीजेड क्या होता है ये बात आप समझते हैं कि नहीं। एससीजेड फुल फॉर्म तो सबको मालूम है, मुझे पता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, व्हाट इज द स्पेशल इकोनॉमिक जोन? बेसिकली समझिए ये हिंदुस्तान है। ठीक है, आप देखेंगे हिंदुस्तान में बड़ी सारी जगह ऐसी है जो अनयूटिलाइज पड़ी हुई है। ये लैंड किसी काम की नहीं है, ना यहां खेती हो रही है, ना यहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, जंगल है। अब भारत सरकार को लगता है कि ऐसी जमीनें भी यूटिलाइज होनी चाहिए। भाई शहरों में इतनी भीड़ भाड़, लोगों के चलने की जगह नहीं है, और हिंदुस्तान में ऐसी ऐसी जगह है जहां पे जंगल है, कोई कुछ नहीं करता, तो भाई इस लैंड को भी तो यूज में लाया जाए। तो सरकार क्या करती है, इस जगह को नाम दे देती है एससीजेड। कहती है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इकोनॉमिक जोन क्यों? क्योंकि यहां पे बिजनेस करना इकोनॉमिकली वायबल है, यहां पे बिजनेस करना बड़ा फायदेमंद है। बात समझ में आ रही है? यहां पे बिजनेस करना बहुत ही फायदेमंद है। कैसे फायदेमंद है? सरकार कहती है यहां पे धंधा कीजिए, 10 साल इनकम टैक्स माफ कर देंगे, चलिए 5 साल का जीएसटी माफ कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, तरह तरह की बातें करती है सरकार। मतलब जब भी एक एससीजेड बनाती है ना तो कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट उसके साथ अटैच कर देती है कि यहां 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 कहीं कहीं आपको फायदा करा देंगे टैक्स में। और बिजनेसमैन क्या करते हैं, सोचते हैं कि अच्छा यहां पे जाके धंधा करेंगे तो बड़ा फायदा होगा टैक्स में, तो वो क्या करते हैं, यहां पे आके अपना बिजनेस सेटअप करते हैं। और जब वो यहां पे आके बिजनेस सेटअप करते हैं जंगल में, तो निश्चित है कुछ और काम भी उनको करना ही पड़ जाता है। जैसे जब वो अपनी फैक्ट्री यहां पे बना लेते हैं तो वर्कर नहीं मिलते, तो जब वो वर्कर से बात करते हैं आसपास के गांव के वर्कर से, तो वो कहते हैं कि भाई रोज रोज ट्रेवल करके इतनी दूर आना तो बड़ा मुश्किल होगा, तो एक काम करो यहां पे रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बनवा दो वर्कर का। तो वो कंपनी वाले क्या करते हैं, टाटा बिरला अंबानी लोग वहां पे रेजिडेंशियल क्वार्टर बना देते हैं। जब क्वार्टर बन जाते हैं तो वर्कर कहता है नहीं काम तो नहीं करेंगे। पूछा जाता है भाई क्यों नहीं करोगे, अब तो तुम्हारे रहने की जगह भी हो गई। तो कहता है नहीं मेरे बच्चे पढ़ने कहां जाएंगे, यहां तो स्कूल नहीं है। तो अंबानी साहब कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इस जंगल में स्कूल भी बना देते हैं। फिर कहते हैं नहीं भाई बीवी बच्चे बीमार पड़ेंगे तो इलाज कराने कहां जाएंगे। तो अंबानी साहब कहते हैं चलो हॉस्पिटल भी बना देते हैं यहीं पे। ठीक है, फिर उनको दिखाई देता है कि भाई रॉ मटेरियल आने में दिक्कत हो रही है क्योंकि रोड नहीं है, फिनिश गुड्स जाने में दिक्कत हो रही है, रोड नहीं है, बिजली की समस्या है तो बिजली के खंभे भी अंबानी साहब गाड़ देते हैं, ठीक है, और रोड भी बनवा देते हैं। और सरकार का देखिए फोकट में सारा काम हो गया। ये जो जंगल था वो जीता जागता शहर बन गया। किसकी वजह से? उन बिजनेसमैन की वजह से, जो बिजनेसमैन कुछ टैक्स का फायदा करने के लिए वहां पे धंधा करने गए थे। और यही तो सरकार हमारी चाहती थी कि हम टैक्स का फायदा देंगे, बड़े बिजनेसमैन वहां पे बिजनेस करने जाएंगे, और जब बिजनेस करने जाएंगे तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देंगे और वो जंगल में मंगल हो जाएगा। राइट? तो यही होता है और सरकार को भी यही चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, कुछ लाइव एग्जांपल देता हूं। आज आप गुड़गांव देख रहे हो ना, आज हिंदुस्तान की जितनी भी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उन सब के कॉर्पोरेट हाउसेस जो होते हैं
ठीक है, कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स, ठीक है, हेड ऑफिसेस, वो सब मेजरली दिल्ली में थी, वो सब शिफ्ट हो गई हैं गुड़गांव में। ठीक है, क्यों हो गई हैं अब मैं ये भी बताता हूं, क्योंकि गुड़गांव आज बहुत सुंदर दिखाई देता है एज कंपेयर टू इवन दिल्ली। और आपको पता है ये कुछ समय पहले गुड़गांव जंगल था, इट वॉज एन आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली के बाहर का जंगल। जो गुड़गांव है, नोएडा है, ये सब कुछ नहीं था। आज ये जो डेवलपमेंट आपको दिखाई दी है, ये पता है किसका रिजल्ट है? गवर्नमेंट ने किसी जमाने में इन जगह को SEZ कहा था, टैक्स का फायदा दिया था, कुछ बड़े व्यापारी वहां पे जाके धंधा किए, और आज ये शहर देखिए कैसा बन गया है। अब नवी मुंबई जानते हैं? नवी मुंबई क्या था आज से 20 साल पहले? झोपड़ झुग्गी। मुंबई का पूरा कूड़ा फेंका जाता था नवी मुंबई में, जितना भी कूड़ा होता था ना वो ले जाके डंप कर दिया जाता था नवी मुंबई में, और वहां पे सिर्फ झोपड़ झुग्गी थी। आज नवी मुंबई मुंबई से कम नहीं है, वो मुंबई से कम नहीं है। कारण गवर्नमेंट ने इसको भी SEZ की तरह अनाउंस किया, लोग वहां पे व्यापार करना शुरू किए, और देखते देखते ये जगह डेवलप हो गई। क्योंकि बड़े व्यापारी जब वहां पे बिजनेस कर रहे होते हैं तो निश्चित सी बात है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करते हैं ताकि उनके बिजनेस में कोई हिंड्रेंसेस ना आए, राइट? अब मैं आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट SEZ में बहुत सारे इकोनॉमिक बेनिफिट देती है, और SEZ को GST में फॉरेन टेरिटरी की तरह ट्रीट किया गया है। जैसे हम विदेशों में माल भेजते हैं तो मुझे बहुत सारे टैक्स बेनिफिट और भी मिलते हैं, एक्सपोर्ट वाले बेनिफिट्स। तो गवर्नमेंट SEZ में भी माल भेजने का वो बेनिफिट देना चाहती है, तभी तो लोग को वहां पे बिजनेस करने में मजा आएगा कि अच्छा कोई माल भी वहां पे भेज रहा है, SEZ में भेज रहा है, तो टैक्स के बेनिफिट्स हैं, SEZ वालों को हर तरीके से फायदा पहुंचाया जाता है। तो SEZ के लिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं, ये आप भी लिखेंगे, डीम्ड एज फॉरेन टेरिटरी। SEZ is what? Is a foreign territory, is deemed as foreign territory. अब देखिए कर्नाटका एक SEZ यानी कि एक फॉरेन टेरिटरी, ठीक है, से नॉन SEZ में आ रहा है। नॉन SEZ इंडिया का हिस्सा है, ठीक है, सेम स्टेट है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, SEZ अगर है ना तो उसको फॉरेन टेरिटरी कहा जाता है। फॉरेन टेरिटरी से माल हिंदुस्तान में आ रहा है तो ये इंपोर्ट हो गया, और जब इंपोर्ट हो जाता है तो ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाता है, इस पे लगता है IGST। याद रहेगा इतनी बात? Whenever it is SEZ, treat SEZ to be a foreign territory, ठीक है। तो कर्नाटका की SEZ से यानी फॉरेन टेरिटरी से माल कर्नाटका में आ रहा है, ये कहा जाएगा। अगल बगल भी है, मान लीजिए इतना पास पास है, ये देखो ये SEZ है ये वाला, और ये वाला जो है बगल में ही ये नॉन SEZ है, बस यहां से माल यहां आएगा, इसको इंपोर्ट बोला जाएगा, बिकॉज SEZ इज अ फॉरेन टेरिटरी, एंड फॉरेन टेरिटरी से हिंदुस्तान में, ये तो हिंदुस्तान है ये वाला, तो हिंदुस्तान में माल आ रहा है, ये इंपोर्ट कहलाएगा, IGST लग जाएगा। नाउ कमिंग टू द वर्ड, ये तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। अब नाउ एक एक करके सारी डेफिनेशन देखनी है जो हम लोग ने ऊपर यहां चर्चा की थी। सबसे पहली डेफिनेशन देखने जा रहे हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स इज द टर्म नॉट डिफाइंड इन लॉ। The word location in this phase refers to the site or premises, the geographical point where the supplier is situated with the goods in his control ready to be supplied, or in other words, it is the physical point where the goods are situated under the control of the person wherever incorporated or registered ready to be supplied. Location of supplier of goods is the term not defined in law. The word location in this phase refers to the site or premises, the geographical point where the supplier is situated with the goods in his control ready to be supplied. बड़ी सुंदर बात कह रहा है। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स क्या होता है? सप्लायर जहां पे माल के साथ बैठा है कि हम यहीं से सप्लाई कर देंगे, उसी को कहा जाता है लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स।
सिंपल वर्ड्स में अब आगे बात हो रही है। इन अदर वर्ड्स इट इज द फिजिकल पॉइंट वेयर द गुड्स आर सिचुएटेड। बस सीधा सीधा समझ लीजिए, जहां पे माल पड़ा है वही लोकेशन ऑफ सप्लायर है। अगर मैं ये पेंसिल बेचता हूं, मैं इस पेंसिल का सप्लायर हूं, तो जहां पे ये पेंसिल पड़ी है वही लोकेशन ऑफ सप्लायर है। जहां पे ये पेंसिल पड़ी है, फिर से सुनिए, जहां पे ये पेंसिल पड़ी है वही लोकेशन ऑफ सप्लायर है। ठीक है। Where physical point where the goods are situated under the control of the person wherever incorporated or registered ready to be supplied. ठीक है। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स क्या होता है? जैसे हम पूछे सप्लायर ऑफ गुड्स की लोकेशन क्या होगी? जहां पे माल पड़ा है। भैया जहां पे माल पड़ा है, सिंपल लिखना है, हिंदी में कहीं लिख लीजिए इस बात को। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स क्या होता है? जहां पे माल पड़ा है, जहां पे गुड्स पड़ा है। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। बच्चों एक बात बताओ, मैं क्या हूं? सप्लायर ऑफ गुड्स हूं कि सप्लायर ऑफ सर्विसेज? मैं क्या बेचता हूं? सर्विसेज देता हूं या फिर सामान बेचता हूं अपने स्टूडेंट्स को? मैं सर्विसेज देता हूं। मैं सप्लायर ऑफ गुड्स नहीं हूं, सप्लायर ऑफ सर्विसेज हूं। तो सप्लायर ऑफ सर्विसेज की लोकेशन क्या होती है? ये थोड़ी बड़ी डेफिनेशन है। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ गुड्स ये कहीं लॉ में डिफाइन ही नहीं है। इट्स नॉट डिफाइंड इन लॉ। इसकी जो डेफिनेशन है वो जनरल डेफिनेशन है, ये कानून में कहीं नहीं लिखा। लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज लेकिन डिफाइंड है कौन से एक्ट में? आईजीएसटी एक्ट में। अब मैं आपको यह बता दूं, जितनी भी बातें इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है, यानी पूरा का पूरा प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर ही जो है यही बात डिस्कस करता है इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट की। ये पूरा चैप्टर कहां पे है? इज इनटू आईजीएसटी एक्ट। ये पूरा चैप्टर आईजीएसटी एक्ट से है। ठीक है। Location of supplier of services means where a supply is made from a place of business for which the registration has been obtained, the location of such place of business. Where the supply is made from a place of business for which the registration has been obtained, the location of such place of business. अगर आप रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, तो जिस प्लेस का आपको रजिस्ट्रेशन मिला है, where the supply is made from a place of business for which registration has been obtained, the location of such place of business. जिस प्लेस का आपको रजिस्ट्रेशन मिला है उसकी लोकेशन। सीधी सी बात, अगर आपने रजिस्ट्रेशन जीएसटी का लिया है तो जिस जगह की रजिस्ट्रेशन ली है वही लोकेशन ऑफ सप्लायर है। फिर से मैं बात करूं, चलिए मैं समझाता हूं आपको। बच्चों मैं वाराणसी में सीए क्लासेस ले रहा हूं, सीएस क्लासेस लेता हूं, सीएमए की क्लासेस लेता हूं। और जैसे मान लीजिए मैं वाराणसी में एक महमूरगंज में क्लास लेता हूं, दूसरा भेलूपुर में क्लास लेता हूं। ठीक है, ये दो डिफरेंट प्लेसेस पे मैं क्लासेस लेता हूं, महमूरगंज एंड भेलूपुर। ये बताइए मुझे कितने रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है जीएसटी में? दो जगह मेरी कोचिंग क्लास चल रही है, वाराणसी में ही, वाराणसी इज इन यूपी। दो जगह मेरी कोचिंग क्लास चल रही है, पहला महमूरगंज, दूसरा भेलूपुर। मुझे जीएसटी में कितने रजिस्ट्रेशन लेने हैं बच्चों? बोलो। मुझे जीएसटी में एक रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। एक स्टेट में एक रजिस्ट्रेशन पे आप काम करेंगे, ठीक है, तो मुझे एक रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है। जो मेरा मेन प्लेस दिखाया गया है, ठीक है, जो मेरा रजिस्टर्ड प्लेस है बिजनेस का इन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, दैट इज महमूरगंज, जिसको प्राइमरी एड्रेस कहते हैं। दैट हैज बीन, दिस एड्रेस हैज बीन रजिस्टर्ड। तो मैं कोचिंग क्लासेस चाहे महमूरगंज से लूं चाहे भेलूपुर से लूं, पता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा महमूरगंज। प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा महमूरगंज। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं तो जो जहां का मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है वही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। अब फर्क देखिए पड़ेगा नहीं, क्योंकि महमूरगंज कह लो चाहे भेलूपुर कह लो, दोनों है कहां पे? यूपी में। तो स्टेट तो यूपी ही कहलाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई का, ठीक है, क्योंकि सिटी वाइज तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं ना, वो तो प्लेस ऑफ सप्लायर में स्टेट देखते हैं और प्लेस ऑफ सप्लाई का भी स्टेट देखते हैं। तो बेसिकली देखना तो स्टेट है, तो इसलिए इस बात से फर्क भी नहीं पड़ेगा।
अच्छा, where the supply is made from a place other than the place of business for which registration has been obtained, ये unregistered की केस में बात कर रहा है. A fixed establishment elsewhere, the location of such fixed establishment, उस फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट की जो लोकेशन है, द लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट. देखिए, अगर मैंने कहीं पे अपनी एस्टेब्लिशमेंट बनाई है, अनरजिस्टर्ड है वो, तो उसकी जो लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस है. नेक्स्ट, where a supply is made from more than one establishment, whether the place of business of fixed establishment, the location of the establishment most directly concerned with the provision of supply. अगर एक से अधिक जगह से, more than one establishment से सप्लाई की जाती है, तो where the place of business of fixed establishment, the location of the establishment most directly concerned with the provision of supply. क्या बोल रहा है, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? कहता है where the supply is made from more than one establishment. ये किसकी बात हो रही है? विद इन सेम स्टेट की बात हो रही है. ये मेरा एक ही स्टेट में एक से अधिक एस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है. Whether the place of business of establishment, the location of the establishment most directly concerned with the provision of supply. जहां अगर मेरा, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर मैं डिफरेंट स्टेट में काम करता हूं, ठीक है, तब तो जिस जिस स्टेट में मेरा रजिस्ट्रेशन है वो सब मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई है, क्योंकि ये तो पहले में ही पढ़ लिया ना कि जहां जहां रजिस्ट्रेशन है वो प्लेस ऑफ सप्लाई है. तो इसीलिए मैंने बताया कि ये मोर देन वन एस्टेब्लिशमेंट सेम स्टेट की बात कर रहा है. अगर सेम स्टेट में मैं कई जगह पे काम करता हूं, ठीक है, लखनऊ में, वाराणसी में, कानपुर में, सब यूपी में है, सब जगह से मैं काम करता हूं, सब जगह मैं कोचिंग क्लासेस लेता हूं, तो जहां से मैं जनरली लेता हूं, ज्यादा जहां से काम करता हूं, द लोकेशन एस्टेब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न, जहां से मैं ज्यादा काम करता हूं वही मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी. दैट मीन्स if I have an establishment in UP at 3 places, Kanpur, Lucknow and Varanasi, but more of my supply of services is from say Varanasi, then in that case the entire supplies that is being made from UP will be called as supply from Varanasi. मतलब लखनऊ वाली, कानपुर वाली सारी सप्लाई का भी प्लेस ऑफ सप्लायर क्या कहलाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई जो कहलाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लाई जो कहलाएगा, वो वाराणसी कहलाएगा. ठीक है, यानी अगर एक से अधिक एस्टेब्लिशमेंट है तो जिस एस्टेब्लिशमेंट से आप सबसे ज्यादा सप्लाई करते हो उसी को लोकेशन ऑफ सप्लायर कहा जाता है. डी, इन द एब्सेंस ऑफ सच प्लेसेस द लोकेशन ऑफ द यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द सप्लायर. इन द एब्सेंस ऑफ सच प्लेसेस द लोकेशन ऑफ द यूजुअल प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द सप्लायर. इन द एब्सेंस ऑफ सच प्लेसेस, अगर मान लीजिए, कहना क्या चाह रहा है कि ऐसी अगर आपकी कोई प्लेस नहीं है जहां से आप स्पेसिफिकली सर्विसेज देते हो, हम सर्विस देते हैं लेकिन मेरी कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, जैसे जहां मौका मिलता है वहीं खड़े हो जाते हैं और भाषण देना शुरू कर देते हैं. जैसे अगर सड़क पे हम चल रहे हैं, राह चलते 20 लोग हमको मिल गए जो जीएसटी पे कुछ सुनना चाहते हैं, तो तुरंत वहीं खड़े हो जाते हैं, कहते हैं, शुरू हो जाते हैं. क्या? GST is the biggest taxation reform of a country, right? And I just start. तो कह रहा है कि अगर ऐसा है कि आपकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, आप कहीं भी सर्विसेज दे देते हैं, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लायर क्या कहलाएगा? प्लेस ऑफ सप्लायर कहलाएगा आपका रेसिडेंस, राइट? तो मेरी ऐसी सिचुएशन में कि मैं कहीं से भी शुरू हो जाता हूं सर्विसेज देना, मेरा कोई स्पेसिफिक सर्विस पॉइंट नहीं है, तो जो मेरे घर का पता है वही लोकेशन ऑफ सप्लायर कहलाता है. तो एक बार फिर से समराइज कर दूं, लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है? अगर मेरा रजिस्ट्रेशन है तो जिस प्लेस का रजिस्ट्रेशन है. अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो जहां से मैं सर्विसेज देता हूं. अगर मेरा एक ही स्टेट में कई जगह स्टैब्लिशमेंट है तो जिस स्टैब्लिशमेंट से ज्यादा सर्विसेज देता हूं. और अगर मेरी कोई स्टैब्लिशमेंट है ही नहीं तो जो मेरे घर का पता है वही क्या कहलाएगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर. अब आ जाते हैं हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स पे. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाईज विद इन इंडिया. पहले विद इन इंडिया की बात होगी, फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी होगी.
और देखिए बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको पता चलेंगी। जो सिंपल सी बात है उसमें तो कुछ रखा ही नहीं ना है। अगर मैं कहूं राज अग्रवाल ने बिहार माल भेज दिया, जरा जल्दी से बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तो आप कहोगे बिहार, भाई बिहार भेजे हो माल। यहां पे लेकिन टेक्निकल बातें भी थोड़ी सी होंगी। चलिए पहला पॉइंट, वे सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट। Where supply involves movement, the place of supply will be the place where the goods are located at the time at which movement terminates for delivery. Where supply involves movement, the place of supply will be the place where the goods are located at the time at which movement terminates for delivery. At the time at which movement terminates for delivery to the recipient. Delivery to the recipient. The movement, however, can be by the supplier or by the recipient after having disclosed the destination of their movement or journey. Supply involves movement. अगर सप्लाई ऐसी है जिसमें मूवमेंट भी इन्वॉल्व है, मतलब जब मैं किसी को माल दूंगा तो माल को मूव कराना है, वो माल कहीं उठ के जाएगा, तो ऐसे केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या कहलाएगा? कहता है जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट होगा। मतलब समझते हो मूवमेंट टर्मिनेट होना, जहां पे जाके मूवमेंट रुक जाएगा। टर्मिनेट होने का मतलब खत्म हो जाएगा, जहां पे मूवमेंट रुक जाएगा। फिर से समझिएगा बात। मैं दिल्ली गया, बच्चों मैं दिल्ली गया और दिल्ली से मैंने एक कैमरा खरीदा। दिल्ली से मैंने एक कैमरा खरीदा, ठीक है। तो क्या इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है? हाँ भाई, कैमरा खरीदा है तो लेके जाएंगे। अब कह रहा है कि जहां पे जाके टर्मिनेट होगा मूवमेंट। अब ये टर्मिनेट कहां पे होगा? मैं वाराणसी से दिल्ली गया, दिल्ली में जाके कैमरा खरीदा, ठीक है। दिल्ली से मैं वापस वाराणसी आया और कैमरा यहां पे आके रुका, जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट हुआ। मूवमेंट कहां पे रुका? कैमरा दिल्ली से चला, चलते 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 वाराणसी तक आया और फिर जाके कैमरा यहां पे आराम कर रहा है। ध्यान दीजिए, मैं आराम कर रहा हूं नहीं बोल रहा, कैमरा आराम कर रहा है। अब वाराणसी आ गया कैमरा, तो पता है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? वाराणसी। कहता है ये मूवमेंट कौन करा रहा है? ये मूवमेंट कौन करा रहा है? मूवमेंट हाउएवर कैन बी बाय द सप्लायर और बाय द रेसिपिएंट। वो मूवमेंट कोई भी करा रहा। फिर से सुनिए, दिल्ली से माल निकला और वो वाराणसी आया, चाहे सप्लायर भेजा चाहे रेसिपिएंट खुद लेके आया, जहां पे आके माल रुका वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। आई बात समझ में? अब देखिए, जब मैं दिल्ली जाऊंगा और कैमरा लूंगा और मुझे लेके उसे कहां आना है? वाराणसी। तो मैं दिल्ली वाले दुकानदार को यह बात बताता हूं कि मैं वाराणसी का हूं और मैं उसे क्या करता हूं? उसे कहता हूं कि आप अपनी बिल में क्या लगाएंगे? IGST। मैं जैसे ही बोलूंगा मैं वाराणसी से हूं तो निश्चित मूवमेंट कहां टर्मिनेट करेगा? वाराणसी। ये इंटर स्टेट सप्लाई है। पता है ये डीलर कैमरा जब मुझे बेचेगा तो क्या लगाएगा? IGST। लेकिन बच्चों जरा सोच के देखो, मैं दिल्ली की एक दुकान में जाता हूं, कैमरा खरीद लेता हूं और उसे ये नहीं बताता मैं वाराणसी से आया हूं, तो बाय डिफॉल्ट क्या उसे सपना आ जाएगा, पता चल जाएगा कि मैं वाराणसी से आया हूं। अब दिल्ली के किसी मॉल में जाते हैं, एक जीन्स खरीदते हैं, ठीक है, तो उसको सपना आ जाएगा वाराणसी से आया हो। नहीं, वो तो यही समझेगा दिल्ली का आदमी है, CGST लगाएगा, SGST लगाएगा, काम खत्म। यानी मुझे ये बात इसको डिस्क्लोज करनी होगी, बतानी होगी कि मैं वाराणसी से हूं, तभी उसे पता चलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई वाराणसी और वो IGST लगाएगा। देखिए क्या कहता है, आफ्टर हैविंग डिस्क्लोज द डेस्टिनेशन ऑफ देयर मूवमेंट ऑफ जर्नी। आपको डेस्टिनेशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा। देखिए बाय डिफॉल्ट वो नहीं समझ जाएगा। तो फिर से समझिए, मैं दिल्ली जाता हूं, बच्चों ध्यान से सुनो, मैं दिल्ली जाता हूं, ठीक है, वहां से कैमरा खरीदता हूं, लैपटॉप खरीदता हूं, राइट। वो क्या लगाएगा? CGST SGST लगाएगा या IGST लगाएगा? बच्चों वो IGST लगाएगा, ये इंटर स्टेट सप्लाई है। लेकिन मैंने उसे बताया ही नहीं। मैं एक लैपटॉप की दुकान पे गया, लैपटॉप खरीदा और उसे बताया नहीं मैं वाराणसी से आ रहा हूं। अरे तो उसे सपना थोड़ी ना आएगा वाराणसी से आ रहे हो तुम। वो यही समझेगा दिल्ली का बंदा एक लैपटॉप लिया है, वो जो बिल में GST लगती है वो लगाएगा, CGST और SGST। Are you getting my point? Am I clear to everyone? ठीक है,
तो जहां पे भी मूवमेंट इन्वॉल्व है वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई वो होती है जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट करता है मतलब मूवमेंट विल स्टॉप। ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड अनदर पॉइंट। मैं दिल्ली जाता हूं, कैमरा खरीदता हूं और कैमरा लेके चला जाता हूं वहां से अमृतसर। ठीक है, अमृतसर से चला जाता हूं जयपुर। कैमरा लिया ही दिल्ली में जाके इसलिए घूमने जा रहे थे ना, इसीलिए तो कैमरा खरीदे थे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया फोटो निकाल के फेसबुक पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो कैमरा लिया दिल्ली में, दिल्ली से गए अमृतसर, अमृतसर से गए जयपुर और जयपुर से अब बनारस आ गए वाराणसी। अब शांत है। फाइनली कैमरा आके वाराणसी में रुका। अब जल्दी से बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या थी कैमरे की? दिल्ली में कैमरा खरीदे, लेके अमृतसर गए, जयपुर गए, वाराणसी आए। व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द कैमरा? द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ कैमरा इज वाराणसी, जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट करता है। यही तो सिखाया मैंने, जहां मूवमेंट रुकता है, टर्मिनेट करता है। वाराणसी इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। यानी इस ट्रांजेक्शन पे क्या लगेगा बच्चों? इस ट्रांजेक्शन पे लगेगा IGST। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? परफेक्ट है। Point number 2, where goods are delivered by the supplier to the recipient but at the instruction of a third party, then the place of supply will be determined to be the place of supply which will be the principal place of business of such third party and not of the actual recipient. क्या कहता है? Where the goods are delivered by the supplier to the recipient, supplier recipient को माल दे रहा है but at the instruction of a third party। मतलब समझिए, बहुत ध्यान से एक एक बात को समझिए बच्चों। ये रहा सप्लायर, कहां पे? वाराणसी। वाराणसी बच्चों कहां पे? यूपी। ठीक है, ये रहा कस्टमर। ठीक है, कहां का? कानपुर। कहां पे है? यूपी। इस कस्टमर ने सप्लायर को ऑर्डर दिया, ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दिया। क्या ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दिया? कि गुड्स कुछ डिलीवर करने हैं बिहार में। ध्यान से सुनिए अब बच्चों, यूपी से ऑर्डर मिला है कि बिहार में माल देना है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहा जाएगा? ध्यान दीजिए, अब इस ट्रांजैक्शन पे मैं क्या लगाऊं? ये सप्लायर इस ट्रांजैक्शन पे क्या लगाएगा? कस्टमर यूपी का है तो हम क्या लगाएं? हम सप्लायर हैं, हम क्या लगाएं? CGST SGST लगा दें, या फिर माल तो बिहार में दे रहे हैं इसलिए IGST लगा दें? ध्यान दीजिए, यहां पे क्या कहता है? Where the goods are delivered by the supplier to the recipient but at the instruction of a third party। सप्लायर ने रेसिपेंट को माल दिया, ये सप्लायर है, ये रेसिपेंट है। But at the instruction of a third party, ये रहा थर्ड पार्टी। But at the instruction of a third party, then the place of supply will be determined to be the place of supply which will be principal place of business of such third party। The place of supply will be the principal place of business of such third party। कहां गई थर्ड पार्टी? ये रही। इसका प्लेस ऑफ बिजनेस यानी यूपी। इस ट्रांजैक्शन पे पता है क्या लगेगा बच्चों? CGST और SGST। ध्यान दीजिए, अब प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है? ऑर्डर जिसने दिया उसका जो रजिस्टर्ड प्लेस है वो प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाती है। मुझे किसी ने यूपी का डीलर है, उसने मुझे ऑर्डर दिया, कहा कन्याकुमारी माल पहुंचा दो, तो भी प्लेस ऑफ सप्लाई पता है क्या है? यूपी ही है। मैं कन्याकुमारी माल भेजूंगा फिर भी यूपी ही है प्लेस ऑफ सप्लाई। मुझे यूपी के एक डीलर ने कहा जम्मू एंड कश्मीर माल भेजवा दो, माल मैं जम्मू एंड कश्मीर भेजवा रहा हूं लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई जम्मू एंड कश्मीर नहीं है बच्चों, प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी है, कस्टमर मेरा यूपी का है। जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस
उस थर्ड पर्सन का है जिसने मुझे ऑर्डर इंस्ट्रक्शन दिया है, वही क्या कहलाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई, एंड नॉट ऑफ द एक्चुअल रेसिपिएंट। एक्चुअल रेसिपिएंट का प्लेस नहीं होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। Now the place of supply will not be dependent on whether the movement of goods is from one state to another. If the supplier and recipient are in two different states, but is declared by section to be dependent on the principal place of business of such third party. ऐसा भी पॉसिबल है कि ये रेसिपेंट दूसरे स्टेट में है, स्टिल इस बात से फर्क नहीं पड़ता, ये जो ट्रांजेक्शन है वो इंट्रा स्टेट कहलाएगा और इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। थर्ड, where the supply does not involve movement of goods, the place of supply will be, अच्छा कह रहा है कि सप्लाई जहां पे मूवमेंट होगा ही नहीं। एक बात बताओ, ऐसा भी कुछ हो सकता है, मैं दुकानदार हूं, ये पेंसिल मैं बेच रहा हूं, मतलब कुछ आइटम मैं बेच रहा हूं और आप इसको मूव ही नहीं कराओगे, यहीं पे पड़ा रहेगा और आप खरीद भी लोगे और वो यहीं पड़ा रहेगा। ऐसा होता है क्या? आप मुझसे कुछ सामान खरीद रहे हो, ठीक है, और उसकी मूवमेंट नहीं होगी। कह रहे सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड, और आप उसको जहां पे खरीद रहे हो वहां से हिलाओगे भी नहीं। यस, दिमाग में ये मतलब ना कि सर मैं हो सकता है जमीन खरीद रहा हूं तो जमीन को हिला थोड़ी ना दूंगा, या मकान खरीद रहा हूं तो हिला तो नहीं दूंगा ना। ध्यान दीजिएगा, जमीन और मकान गुड्स होता ही नहीं है, भूलिए मत, क्योंकि गुड्स क्या होता है? मूवेबल। तो ये तो दिमाग में आई ना। अब सोचो जरा, जमीन और मकान के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो हम खरीदेंगे और वहीं का वहीं पड़ी रहेगी, हिलाएंगे भी नहीं? ऐसी कौन सी चीज हो गई भाई, खरीद रहे हो वहीं का वहीं रहेगी? तब तो हम आगे की बात करें कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी ऐसे केस में। क्या ऐसा हो सकता है? हां हो सकता है बच्चों, आइए चलिए समझाते हैं आपको। मैंने अपना मकान किसी को किराए पे दिया, मैंने अपना मकान किसी को किराए पे दिया, उसने उस किराए के मकान पे जनरेटर लगवा लिया, ठीक है, पूरा नट बोल्ट से टाइट वाइट करके पूरा कसवा के जनरेटर रेडी, क्योंकि 10 साल के लिए किराए पे दिए थे तो उसने रेडी कर लिया। अब 10 साल बाद वो मकान छोड़ रहा है तो उसने मुझसे पूछा, भाई साहब जनरेटर खरीदेंगे क्या? मैंने कहा बताओ कितने का दोगे। एक सौदा हुआ, रेट तय हो गया, मैंने जनरेटर खरीद लिया। अब बताइए जनरेटर खरीद के कहां ले जाऊं? अरे कहीं नहीं ले जाऊंगा, उसी मकान में लगाया जो मेरा मकान है। किराएदार आया था, लगाया, और अब किराएदार जा रहा है जनरेटर वहीं छोड़ के, मुझे भी कहीं नहीं लेके जाना। तो ऐसा होता है, ये उन ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है। कह रहा है वो बिक्री जहां पे माल मूव नहीं करेगा, जहां खरीदा गया वहीं पड़ा रहेगा। आई बात समझ में? चलिए देखिए, where the supply does not involve movement of goods, the place of supply will be location of the goods at the time of its delivery to the recipient. कह रहा है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी? विल बी द लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के समय जो लोकेशन ऑफ गुड्स है, डिलीवरी के समय जो लोकेशन ऑफ गुड्स है, मतलब जिस समय सौदा हो रहा था तो जहां पे माल, जनरेटर जहां पे पड़ा है, बस ऐसे कह लो, जहां पे जनरेटर पड़ा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। तो अब दो बातें हो गई बच्चों, दो बातें। अगर माल मूव करेगा तो जहां पे जाके वो रुकेगा, और अगर माल मूव नहीं करेगा तो जहां पे माल पड़ा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, जो माल मूव करेगा, आपको माल लेके जाओगे तो जहां जाके रुकोगे वो प्लेस ऑफ सप्लाई है, और अगर माल को आप छुओगे ही नहीं, हिलाओगे ही नहीं, तो जहां माल पड़ा हुआ है वही प्लेस ऑफ सप्लाई है। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, a generator that is bolted to the concrete floor, जनरेटर को नट बोल्ट से पूरा जमीन में कसा हुआ है, इन द बेसमेंट ऑफ अ बिल्डिंग परचेज बाय अ टेनेंट, बिल्डिंग के बेसमेंट में कसा हुआ था, टेनेंट खरीदा था, किराएदार, एंड बीइंग लेफ्ट बिहाइंड एट द टाइम ऑफ रिजेक्टिंग द टेनेंसी, और जब टेनेंसी टर्मिनेट हुई, खत्म हुई, उसने तो टेनेंट क्या किया, वहीं पे उसने क्या किया, टेनेंट ने उसको वहीं पे छोड़ दिया। द सप्लाई ऑफ जनरेटर बाय द टेनेंट टू द लैंडलॉर्ड एट एन एग्रीड प्राइस इज द केस ऑफ सप्लाई and does not involve movement of goods. उसने भाई लैंडलॉर्ड के साथ सौदा किया और वहीं पे छोड़ दिया। फिर उसके बाद in such cases the place of supply will be where the generator stands bolted to the concrete floor and without requiring any movement. तो जहां पे जनरेटर कसा हुआ है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई कही जाएगी। कहीं दिक्कत तो नहीं ना हो रही है बच्चों आपको? मजे हैं?
Fourth, where the goods are assembled or installed at site, the place of supply will be location of such installation or assembly. बड़ी सुंदर बात, किसी भी चीज में अगर इंस्टॉलेशन की आवश्यकता है, किसी भी चीज में अगर इंस्टॉलेशन की आवश्यकता है, तो जहां पे इंस्टॉलेशन होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा। जिसमें इंस्टॉलेशन की आवश्यकता है, सप्लायर दिल्ली का है, कस्टमर यूपी का है, ठीक है। मैं यूपी का कस्टमर हूं, मैंने दिल्ली के एक सप्लायर को बोला कि मेरी एक प्रीमाइसेस में लिफ्ट लगाना है, मेरा एक मॉल बन रहा है, वहां लिफ्ट लगाना है। मॉल पता है कहां बन रहा है? दिल्ली में। मैंने कहा दिल्ली के एक सप्लायर को बोला जाके मुझे एक लिफ्ट लेना है और लिफ्ट में इंस्टॉलेशन चाहिए, ठीक है। मैंने लिफ्ट खरीदा, उसकी इंस्टॉलेशन चाहिए मुझे, ठीक है। तो इस माल को जहां पे इंस्टॉल किया जाएगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। अब तो लिफ्ट के केस में दिल्ली में इंस्टॉलेशन हो रही है तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली कहलाएगी, यहां पे आईजीएसटी लग जाएगा। ध्यान दीजिए, आपको मैंने ये सिखाया था कि कस्टमर जहां से ऑर्डर देता है वही क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई। भले आप दूसरे स्टेट में भी सप्लाई क्यों ना कर रहे हो, लेकिन इंस्टॉलेशन के लिए अलग बात है कि अगर किसी भी माल में इंस्टॉलेशन की आवश्यकता पड़ती है तो जहां पे इंस्टॉलेशन किया जाएगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। फिर कहां का कस्टमर, इस बात से मतलब नहीं। याद रहेगी ये बात, जिस भी चीज में इंस्टॉलेशन की आवश्यकता है, जिस भी चीज में इंस्टॉलेशन की आवश्यकता है, वो जहां पे इंस्टॉल किया जाता है उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई कहा जाता है। अब आइए हवाई जहाज वाली बात कर लेते हैं कि ए स्टेट में चढ़ते हो, बी स्टेट में जूस पाते हो, सी स्टेट में पीते हो, डी स्टेट में उतरते हो, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? ऐसी बात का जवाब आ गया पॉइंट नंबर 5 में। Where the goods are supplied on board a conveyance. ऑन बोर्ड कन्वेंस का मतलब हो गया एयरक्राफ्ट में, हवाई जहाज में, शिप पे हो आप, ठीक है, और आपको कुछ गुड्स वगैरह सप्लाई किया जा रहा है। द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन एट विच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, इसका मतलब क्या हुआ? प्लेस ऑफ सप्लाई, जो भी चीज आप एयरक्राफ्ट में ले रहे हो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगी? एयरक्राफ्ट में वो चीज कब डाला गया था, वो सामान कब डाला गया था। ध्यान से सुनिए, आपने, जैसे मैं हवाई जहाज में जाता हूं तो बस हवाई जहाज शुरू ही नहीं होगा तब तक एयर होस्टेस शुरू हो जाती है अपना माल बेचना। पर्स ले लीजिए, ये 1000 रुपए की पर्स है, ठीक है, अभी आपको कितनी में मिल रही है? 700 रुपए में मिल रही है, क्योंकि हम हवा में है, कंपनी की तरफ से डिस्काउंट है 300 रुपए का। वो सामान बेचना शुरू कर देती है एयर होस्टेस, ठीक है। और उसने ऐसे समझ लीजिए, उसने जब फ्लाइट स्टेट ए के ऊपर थी तो उसने मुझे एक पर्स दिखाया, ठीक है। स्टेट बी में मैंने उससे कहा कि ठीक है ये पर्स दे दो, लेकिन जब तक मैं उसको पेमेंट वगैरह पकड़ाया तब तक स्टेट सी आ गया था और स्टेट डी में मैं उतर जाता हूं। प्लेस ऑफ सप्लाई उस पर्स की क्या है? ए बी सी डी कुछ भी नहीं है। वो पर्स हवाई जहाज में कौन से स्टेट में चढ़ाया गया था, वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। स्टेट ए में एयर होस्टेस आई, सुंदर सी एयर होस्टेस मेरे सामने आई पर्स लेके, कह रही सर ये पर्स बहुत अच्छा है, ठीक है। स्टेट बी में मैंने कहा कि हाँ तुम अच्छी हो तो पर्स भी अच्छा ही होगा, दे दो मुझे, ठीक है। स्टेट सी में मैंने उसे पेमेंट की और स्टेट डी में उतर गया हवाई जहाज से। प्लेस ऑफ सप्लाई पर्स की क्या है? उसने कब सप्लाई किया मुझे? कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई, जीएसटी का कानून कहता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह है जहां पे पर्स को हवाई जहाज में चढ़ाया गया था। पर्स हवाई जहाज में पता है कहां चढ़ा था? पर्स हवाई जहाज में चढ़ा था स्टेट जेड में। स्टेट जेड में पर्स को हवाई जहाज में डाला गया था, ठीक है। वो हवाई जहाज वहां से उड़ते उड़ते स्टेट ए आई, और जब स्टेट ए आई तब एयर होस्टेस ने मुझे यह पर्स दिखाया था। इस बात से फर्क नहीं पड़ता, इससे नहीं पड़ता, इससे नहीं पड़ता, इससे नहीं पड़ता, देखना है तो बस एक ही चीज देखना है कि वो पर्स हवाई जहाज में कब चढ़ी। याद रहेगा आपको बात। तो जो भी चीज आप ऑन बोर्ड लेते हो, शिप पे या फिर फ्लाइट में लेते हो,
उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह कहलाती है जहां पे फ्लाइट में वो माल चढ़ाया गया था। आप कहां से चढ़े थे ये नहीं, फिर से सुन लो, आप कहां चढ़े थे वो नहीं प्लेस ऑफ सप्लाई है। हम तो स्टेट ए में चढ़े थे फ्लाइट में, और वो फ्लाइट उड़ते हुए आ रही थी स्टेट जेड से। माल कहां चढ़ा था वो देखो, जिस माल को आपने खरीदा है वो कहां चढ़ा था। So where the goods are supplied on board a conveyance, the place of supply will be the location at which goods are taken on board. सुंदर सी बात। अब आ जाइए इलस्ट्रेशन 2 पे। प्लेस ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ गुड्स असेंबल्स और इंस्टॉल्ड एट साइट। इंस्टॉलेशन और असेंबली, असेंबल का मतलब भी यही होता है। असेंबल का मतलब क्या होता है, जो चीज डिसमेंटल फॉर्म में आती है, टुकड़े टुकड़े में आती है, इकट्ठा करके उसको बना के इंस्टॉल कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड असेंबल। तो किसी भी चीज में लोकेशन ऑफ सप्लायर है, फिर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द रेसिपेंट है, इंस्टॉलेशन कहां पे हो रही है ये बता रहा है, और आपसे पूछा है प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ। तो भाई सीधी सी बात है, जिस भी चीज में इंस्टॉलेशन चाहिए वहां प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है, जहां पे इंस्टॉलेशन हुआ है। तो जो इंस्टॉलेशन की जगह आपको दिख रही है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। भोपाल इंस्टॉलेशन की जगह तो भोपाल प्लेस ऑफ सप्लाई, कर्नाटका तो कर्नाटका, केरला तो केरला। इतनी आसान चीज है, ठीक है। लोकेशन ऑफ सप्लायर ये रहा, प्लेस ऑफ सप्लाई अभी ये बन गया। तो टैक्स भी बता दो। अब दिल्ली का सप्लायर भोपाल में सप्लाई करेगा, आईजीएसटी लगाएगा। दिल्ली का सप्लायर भोपाल में सप्लाई करेगा, आईजीएसटी लगाएगा। और किसको देगा, किसको देगा, ये बहुत आसान सी बात होती है। आईजीएसटी किसको देता है डीलर, ये ध्यान रखिएगा। आपका जहां पे रजिस्ट्रेशन होता है, सप्लायर जिस स्टेट का है उसी स्टेट में जाके टैक्स देगा। मैं अगर यूपी में रजिस्टर्ड हूं ना, तो मैं जो भी टैक्स लूंगा वो यूपी में ही जमा करूंगा, ठीक है। अच्छा, आईजीएसटी में हिस्सा मिलता है कंज्यूमिंग स्टेट को, ये बताया था ना आपको, मालूम है कि भूल गए, ठीक है। कंज्यूमिंग स्टेट को हिस्सा मिलता है। तो ये जो आईजीएसटी दिल्ली में जमा हो रहा है, इसका हिस्सा किसको जाएगा। आईजीएसटी जो दिल्ली में जमा हो रहा है ना, ये पकड़ लेगी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको, और फिर उसमें से हिस्सा उठा के देगी भोपाल गवर्नमेंट को, इसको मिलेगा। पेबल कहां पे, पेबल तो भाई डीलर थोड़ी ना बांटने जाएगा, निकल जाएगा झोला लेके बांटने पैसा, इसको देना है उसको देना है। डीलर जिस स्टेट में रजिस्टर्ड होता है उस स्टेट में जमा कर देता है। सरकार देखिए, डीलर दिल्ली का है, ठीक है, भोपाल में सप्लाई हो रही है, आईजीएसटी कलेक्ट करेगा, दिल्ली में जमा करेगा। उसको नाचना नहीं है। दिल्ली में जो पैसा जमा हो रहा है वो लेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट लेके पैसा बांटेगी, किसको देगी, भोपाल गवर्नमेंट। ये सब सरकार का काम है, व्यापारी का काम नहीं है कि जा जाके सबको पकड़ाओ। चलिए फिर से देखिए, कर्नाटका का सप्लायर है, कर्नाटका की प्लेस ऑफ सप्लाई है, लगेगा क्या, सीजीएसटी और आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब होगा यहां पे कर्नाटका जीएसटी। तो सीजीएसटी प्लस कर्नाटका जीएसटी पे कहां करना है, ये सब कर्नाटका में पे होगा। भाई कहां पे होगा ये मत पूछना आज के बाद, जहां का डीलर है वहीं पे करेगा। और क्या, कर्नाटका का डीलर है, कर्नाटका में पे कर देगा। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, और एसजीएसटी जो है कर्नाटका जीएसटी वो कर्नाटका गवर्नमेंट ले लेगी, ठीक है। गुजरात का सप्लायर है, केरला में सप्लाई करेगा, आईजीएसटी लगाएगा। जमा कहां करेगा, जहां पे वो है गुजरात में। लेगा कौन, गुजरात का सप्लायर केरला में सप्लाई करेगा, लगाएगा आईजीएसटी, जमा करेगा गुजरात में, लेगा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। देगी किसको, केरला गवर्नमेंट को हिस्सा। यह कहानी है। जमा होगा गुजरात में, पैसा मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, हिस्सा मिलेगा उसमें से केरला गवर्नमेंट को। चलो आगे देखो, प्लेस ऑफ सप्लाई पे फिर से क्वेश्चन है। ये सप्लाई कैसी हो रही है, ऑनबोर्ड कन्वेंस, कन्वेंस पे हो रही है। सप्लाई ऑफ कैंड एरेटेड ड्रिंक्स ऑन अ फ्लाइट, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह का कैन है वो फ्लाइट में सप्लाई हो रही है। तो अच्छा जल्दी से याद करके बताओ कि अगर फ्लाइट वगैरह में कोई सामान आप लेते हो तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहलाती है, जहां पे वो कोल्ड ड्रिंक चढ़ाई गई थी फ्लाइट में, वो प्लेस ऑफ सप्लाई है। जब देखो लोडिंग ऑफ गुड्स, ये मिल गया लोडिंग ऑफ गुड्स, यही प्लेस ऑफ सप्लाई है। चलो देखो लोडिंग ऑफ गुड्स पंजाब, तो प्लेस ऑफ सप्लाई में भी देखो पंजाब। गोवा में लोडिंग हुआ तो गोवा, चेन्नई में लोडिंग हुआ तो चेन्नई। और ये रहा लोकेशन ऑफ सप्लायर। अब लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई पकड़ लीजिए, पंजाब से पंजाब तो सीजीएसटी और पंजाब जीएसटी। टेबल कहां पे होगा, पंजाब में। पुणे से गोवा आईजीएसटी, बैंगलोर से चेन्नई आईजीएसटी,
कोई दिक्कत? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, अब हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन इंडिया पढ़ चुके हैं। अब विद इन इंडिया के बाद हम पढ़ रहे हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला केस। इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? मींस ब्रिंगिंग ऑफ गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। आइए समझाता हूं। इंडिया का मतलब क्या होता है? ये रहा इंडिया। देखिए कितनी विचित्र बात है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमें बार बार आपको हिंदुस्तान का मतलब भी समझाना पड़ता है। व्हाट इज इंडिया? यहां से 200 नॉटिकल माइल तक का पानी भी इंडिया है। ये इंडिया का बेस लाइन मैंने बनाया है और यहां से 200 नॉटिकल माइल तक का पानी भी इंडिया है। तो जब पानी बना दे 200 नॉटिकल माइल तक का, ये रहा पानी, ठीक है। समुद्री पानी बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है। ये रहा 200 नॉटिकल माइल तक का पानी, यहां तक इंडिया है, जहां तक पूरा इंडिया है। अब क्या कह रहा है? व्हाट इज इंपोर्ट? ब्रिंगिंग गुड्स इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। इस 200 नॉटिकल माइल के बाहर से कहीं से माल आना चाहिए। यहां से अगर इंडिया में माल आया, ऐसे ये देखिए एरो की तरह से, यहां से आया माल कहां? इंडिया में, ठीक है, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, इन इंडिया, तो इसे कहा जाएगा इंपोर्ट। चलिए एक्सपोर्ट की डेफिनेशन क्या है? मीन्स टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। बहुत मतलब है एक एक बात का। टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया। टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? यहां से माल इंडिया के बाहर जाएगा। ये 200 नॉटिकल माइल तक का पानी भी भूलिएगा मत, ये भी इंडिया ही है। तो बाहर जाएगा मतलब इसके भी बाहर गया, ये एक्सपोर्ट कहलाएगा। ये जो मैंने अभी बनाया है, इस लाइन का एरो का मतलब क्या है? इस एरो का मतलब सिर्फ इतना है, टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर माल चला गया। टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया भी ये बात भी लिख रहा है, इसका क्या मतलब है? ध्यान दीजिए, कह रहा है ये इंडिया के बाहर टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर तो ले गए, ठीक है, और हो सकता है तुम यहां पे पानी के बाहर जहाज से माल को लेके गए और घुमा के लेके चले आए यहां। अगर सिर्फ डेफिनेशन इतनी होती, टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया, तब तो बात कंप्लीट हो गई। इंडिया के बाहर ले गए, टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया, यस लेके तो गए, ये नचा के लेके आ तो रहे हैं, लेकिन क्या मैं आउटसाइड इंडिया माल ले गया? नहीं, वापस इंडिया में ले आया। वो कहना चाह रहा है टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया का मतलब यह है कि तुम घुमा के वापस नहीं ला सकते हो, तुमको ले जाना है इंडिया के बाहर और यहीं छोड़ देना है, तब ये एक्सपोर्ट है। दिस इज एक्सपोर्ट, ये वाला एक्सपोर्ट नहीं है। टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया का मतलब इंडिया के बाहर ले जाना, और कह रहा है कि सिर्फ आउट ऑफ इंडिया ले जाना, इतना नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आउट ऑफ इंडिया बस कहें तो तुम घुमा के वापस ले आओ। टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया के बाहर ही रहेगा। ओहो, मतलब समझो इसका। हमारी सरकार एक्सपोर्ट पे बड़े सारे बेनिफिट देती है, कहती है तुम विदेश के बाहर माल बेचते हो तो विदेशी मुद्रा हमारे देश में आती है, इससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ती है और इसलिए हम तुमको फायदा देंगे। और अगर सरकार कहीं डेफिनेशन सिर्फ इतनी बना देती, टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया, तो लोग क्या करते? मेरा विदेश में कोई कस्टमर है ही नहीं, हम बस क्या किए, जहाज पे से माल को लिए, बैठे, घूमने निकल गए, माल को लेके जा रहे हैं, जहाज पे माल लिए, ठीक है, और घूमने निकले, 200 नॉटिकल माइल के बाहर तक गए और घूम के वापस चले आए, और फिर सरकार से कह रहे हैं एक्सपोर्ट कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट की डेफिनेशन तो बस इतनी सी ही थी, मींस टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया, और अब सरकार को कह रहे हैं चलिए फायदा दीजिए। इसे सरकार कह रही है लल्लू ना बनाओ, टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया बस इतने से एक्सपोर्ट नहीं होता है, टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर ले जाओ, इंडिया के बाहर ही रखो माल, मतलब ये वापस नहीं आना चाहिए, तब जाके फायदा देंगे, ठीक है।
तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। इंपोर्ट का मतलब ये होता है बाहर से माल आएगा इंडिया में, और एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंडिया से माल जाएगा बाहर। With these definitions, which are with reference to movement of goods and not the location of supplier or recipient, the place of supply will be. In case of import of goods, the location of the importer. Location of importer का मतलब ये है basically where imported goods are received. Where imported goods are received. द लोकेशन ऑफ द इंपोर्टर का मतलब क्या है? वेयर इंपोर्टेड गुड्स आर रिसीव्ड, जहां पे इंपोर्टेड गुड्स को रिसीव किया गया है। ठीक है। इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, द लोकेशन आउटसाइड इंडिया वेयर द गुड्स आर एक्सपोर्टेड। द लोकेशन आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर की लोकेशन जहां पे गुड्स को एक्सपोर्ट किया गया है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई पे चर्चा हो रही है। इंपोर्ट के केस में जहां पे माल पहुंचा है, और एक्सपोर्ट के केस में जहां पे माल मिला है। इंपोर्ट में जहां पहुंचा है, और एक्सपोर्ट के इंपोर्ट के केस में जहां पे माल रिसीव किया गया है। इंपोर्ट के केस में जहां पे माल रिसीव किया गया, एक्सपोर्ट के केस में जहां पे माल पहुंचा है। ठीक है, वेयर द गुड्स आर एक्सपोर्टेड। तो देखिए सप्लायर कहां का है सब में, और ये सबसे मतलब नहीं है। यहां पे मेन फोकस यही है कि माल कहां पहुंचा है, माल कहां पे रिसीव हुआ। इसी पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सारी कहानी है। It is important to recognize that payment in convertible foreign exchange is not at all a criteria for determining whether it is export or import in case of goods. Transaction of mercantile trade where the goods are procured from one country and are directly dispatched without entering India will not be a supply in the taxable territory. Another form of international supply, high sea sales, is also a transaction that transpires outside the taxable territory and not attract incidence of GST. Import will be liable to IGST in addition to basic custom duty, and export will be zero rated and with benefit of refund of input tax credit or rebate of tax paid. Import will be liable to IGST in addition to basic custom duty, and export will be zero rated with benefit of refund of input tax credit and refund paid. Import पे IGST लगेगा, साथ में BCD भी लगेगा। ये इंपोर्ट की बात हो गई। एक्सपोर्ट जीरो रेटेड होता है, एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं लगता। इनफैक्ट जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसकी आपको रिफंड भी मिल जाती है। याद रहेगा, इंपोर्ट जब करेंगे तो बीसीडी प्लस आईजीएसटी, एक्सपोर्ट जब करेंगे तो कोई टैक्स नहीं बच्चों, और आईटीसी की क्रेडिट भी ले लो। इलस्ट्रेशन 4, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, सेक्शन 11A, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। लोकेशन ऑफ सप्लायर बता रहा है, लोकेशन ऑफ गुड्स बिफोर सप्लाई, लोकेशन ऑफ गुड्स सप्लाइड टू, कहां सप्लाई किया गया, और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। देखिए प्लेस ऑफ सप्लाई होता है जहां पे गुड्स पहुंचता है। ठीक है, इंपोर्ट के केस में जहां पे भी माल रिसीव किया गया, जहां माल रिसीव किया गया, गुड सप्लाइड टू का मतलब यहां रिसीव हुआ है ना, तो जहां पे रिसीव होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है। देखिए आसाम के केस में आसाम, कश्मीर के केस में कश्मीर, केरला के केस में केरला, और अगर दुबई में माल रिसीव हो रहा है तो भाई ये तो इंपोर्ट ही नहीं है। है कि नहीं? कोई दिक्कत यहां पे? तो देखिए अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई थाईलैंड है, थाईलैंड से माल आसाम आ रहा है तो भाई इंपोर्ट है। चाइना से माल कश्मीर आ रहा है, इंपोर्ट है। श्रीलंका से माल केरला आ रहा है, इंपोर्ट है। कर्नाटका से माल दुबई जा रहा है तो ये तो इंपोर्ट है ही नहीं। ठीक है, तो इंपोर्ट तो तब होता है जब हमारे देश में आता। ये लोकेशन ऑफ गुड्स बिफोर सप्लाई का मतलब क्या है? ये है ओरिजिन, कहां से माल गया, और ये रिसीव, ये डेस्टिनेशन हो गया। और बेसिकली यही देखा जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, ओरिजिन और डेस्टिनेशन। ओरिजिन और डेस्टिनेशन यही देखना है।
अगर ओरिजिन और डेस्टिनेशन अलग अलग देश हो गया तभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात आती है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, गुड्स सप्लाइड टू, ये हो गया डेस्टिनेशन, ठीक है। और लोकेशन ऑफ गुड्स मतलब ये ओरिजिन है, कहां से शुरू होगा। आसाम से थाईलैंड, तो ठीक है भाई, थाईलैंड पहुंच रहा है तो थाईलैंड प्लेस हो सकता है। कश्मीर से चाइना, चाइना है। केरला से श्रीलंका, तो भी ये श्रीलंका एक्सपोर्ट हो गया। दुबई से ईरान, दुबई से ईरान, तो ये एक्सपोर्ट है ही नहीं, हमारे देश से थोड़ी ना गया है माल। दुबई से ईरान नॉट एन एक्सपोर्ट। दुबई से ईरान माल आ जाए तो क्या इंपोर्ट है? नहीं। ओरिजिन और डेस्टिनेशन देखना है, ठीक है। ओरिजिन और डेस्टिनेशन, ओरिजिन और डेस्टिनेशन, अगर डेस्टिनेशन हमारा देश है तो इंपोर्ट, ठीक है। और अगर डेस्टिनेशन ओरिजिन हमारा देश है और डेस्टिनेशन फॉरेन स्टेट कंट्री है तो एक्सपोर्ट। हम आपको लिख भी देते हैं शॉर्ट में, ओरिजिन डेस्टिनेशन। अगर ओरिजिन इंडिया है, ठीक है, और डेस्टिनेशन अदर कंट्री है तो इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। अगर ओरिजिन अदर कंट्री है और डेस्टिनेशन इंडिया है तो इसको कहा जाता है बच्चों इंपोर्ट, ठीक है। दोनों ही अदर कंट्री है, कहीं से माल निकला कहीं पहुंचा। किसने कहा? हो सकता है महाराष्ट्र का एक डीलर कह रहा है कि दुबई से उठा के ईरान माल पहुंचा दो, तो हमारे देश में ना तो ओरिजिन हुआ है माल का ना डेस्टिनेशन है, दोनों ही अदर कंट्री है, तो नीदर इंपोर्ट नॉर एक्सपोर्ट है। इसको नोट करिए बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए, नीदर इंपोर्ट नॉर एक्सपोर्ट। प्लीज नोट इट डाउन। किया आपने? चलिए आज की क्लास बच्चों यहीं पे हम लोग एंड करेंगे, ठीक है। हम लोग ने गुड्स वाली पूरी बात कर ली। अब जो हमें नेक्स्ट स्टार्ट करना है वो सर्विसेज की बात है, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस करना है, वो हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। विल स्टॉप हियर।